आपका स्वागत है इस चैनल पर। तो स्टूडेंट, हम एक नया टॉपिक बायोलॉजी का नए सिलेबस के अकॉर्डिंग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, पादप में जल अवशोषण एवं रसारोहण। देखिए क्या होता है पादप में जल अवशोषण। देखिए जब भी हमें प्यास लगती है या फिर हमें जल की आवश्यकता होती है तो हम क्या करते हैं, हम अपने जल के स्रोत के पास जाते हैं और वहाँ से जल को प्राप्त करते हैं और उसे हम क्या कर लेते हैं, किसी पात्र में भरकर उसे हम पी लेते हैं और हमारे अंदर जो जल की आवश्यकता होती है उसकी क्या हो जाती है, पूर्ति हो जाती है। इसी तरह पादप क्या करता है, जब पादप को जल की आवश्यकता होती है तो पादप अपने जलीय स्रोत से जल को प्राप्त करता है और फिर उस जो जल उसको प्राप्त होता है उसे वह अवशोषित कर लेता है, जिससे उसकी भी जो क्या होती है, जो जल की आवश्यकता होती है उसकी भी पूर्ति हो जाती है। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हम जल को पीते हैं, पादप जल को क्या करता है, अवशोषित करता है। बस इतना सा ही फर्क है पादप और हम में कि हम जल को पीते हैं, पादप जल को क्या करता है, अवशोषित करता है। तो इसी पादप के द्वारा जल की आवश्यकता की पूर्ति के लिए जल को अवशोषित करना ही पादप जल अवशोषण कहलाता है। तो यही डेफिनेशन मैंने यहाँ लिख रखी है। पादप द्वारा जल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए मृदा से जल को अवशोषित करना ही पादप जल अवशोषण कहलाता है। आई थिंक आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। इसके आगे चलते हैं। हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रखे हैं। जल ही जीवन की इकाई है, ठीक है। जल जीवों की कोशिका का मुख्य घटक होता है, क्योंकि देखिए जब कोशिका स्फीत अवस्था में होती है, स्फीत क्या होता है, जब कोशिका में पर्याप्त मात्रा में जल उपस्थित होता है तो उसे कोशिका की स्फीत अवस्था कहते हैं। जब कोशिका स्फीत अवस्था में होती है तभी उसके अंदर पाई जाने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं, कार्बनिक अकार्बनिक अभिक्रियाएं, सभी प्रकार की जो जीवन के लिए जो आवश्यक अभिक्रियाएं होती है वह तभी संपन्न हो पाती है। और यह क्रिया कब होती है, जब कोशिका स्फीत अवस्था में होती है और स्फीत होने के लिए हमें जल की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए कहा गया है जल जीवों की कोशिकाओं की मुख्य घटक है। देखिए हमारे पास जल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए विभिन्न स्रोत होते हैं। जल की आवश्यकता को, जल को प्राप्त करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, विभिन्न स्रोत होते हैं, जैसे नदी, तालाब, है ना, और हमारे आसपास जो कुएं होते हैं, हमारे घर में जो टैंक वगैरह खुदाया होता है जिसमें से हम मोटर डाल के पानी निकालते हैं। तो वो जो स्रोत है वो हमारे जल जो है, हमको जो जल प्राप्त होता है उसके प्रमुख स्रोत है। इसी तरह क्या होता है, पादप को भी जल प्राप्त करने के भिन्न भिन्न स्रोत होते हैं। उनमें से दो स्रोत है जो अपवाहित जल और एक मृदा जल। मतलब पादप के दो स्रोत हैं जहाँ से पादप क्या कर सकता है, जल प्राप्त कर सकता है। एक तो अपवाहित जल होता है जिसको वह पादप क्या कर सकता है, अपनी जल की आवश्यकता की पूर्ति कर सकता है, और एक मृदा जल है जिससे भी पादप अपनी जल की आवश्यकता को पूर्ति कर सकता है। देखिए अपवाहित जल क्या होता है, तेज वर्षा के कारण बहुत अधिक मात्रा में एकत्रित होने वाला जल नदी, तालाब, पोखर आदि में चला जाता है, उसे क्या कहते हैं, अपवाहित जल। जब तेज वर्षा आती है तो जल क्या है, बहुत अधिक, आपने देखा होगा अपने आसपास, तेज वर्षा आने के कारण जो जल होता है बहुत अधिक मात्रा में एकत्रित हो जाता है, फिर वो बहकर जाने लगता है। और जब वो बहकर जाने लगता है तो वो कहाँ, नदी, तालाब, पोखर, यहाँ क्या हो जाता है, एकत्रित हो जाता है। तो इसी को क्या कहते हैं, अपवाहित जल कहते हैं। फिर उसके बाद यहाँ मृदा जल रखा है। देखिए मृदा जल क्या होता है, जब हल्की हल्की वर्षा आती है तो अधिकांश जल मृदा द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, मृदा जल कहते हैं। आपने देखा होगा जब हल्की वर्षा आती है तो किसी प्रकार के कोई नाले नहीं आते हैं, किसी प्रकार का कोई पानी का बहाव देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि उस परिस्थिति में क्या होता है, मृदा उन जल को क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, अपने अंदर खुद उन जल को ग्रहण कर लेती है। उस जो जल को मृदा ग्रहण करती है, जिस जल के भाग को मृदा अवशोषित करती है उसे क्या कहते हैं, मृदीय जल कहते हैं। और इन दोनों ही जो जल के स्रोत हैं, इनको जो है पादप अपनी जल की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए उपयोग करते हैं। इस वाले जो स्रोत का उपयोग है जलीय पादप करते हैं, क्योंकि ये नदी, तालाब, पोखरों में क्या है, एकत्रित हो जाते हैं। जैसे आपने देखे होंगे कि शैवाल होते हैं, कवक होते हैं, नदी, तालाब के ऊपर छाए रहते हैं, तो वो जो होते हैं क्या करते हैं, इन स्रोतों से जल को प्राप्त करते हैं। मृदा जल, मृदा में जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो अपनी जल की आवश्यकता मृदा में पाए जाने वाले जल से करते हैं। उसके बाद हम नीचे पढ़ेंगे
नीचे हमको दे रखा है सेकंड नंबर पॉइंट, मृदा जल निम्न प्रकार के होते हैं। देखिए अपवाहित जल तो कोई प्रकार नहीं होता है, लेकिन मृदा जल के भी प्रकार होते हैं। ठीक है, मृदा जल निम्न प्रकार के होते हैं, जिनमें से 3 प्रमुख प्रकारों की मैं बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो कोशिकीय जल, पहला है कोशिकीय जल। मृदा के कणों के मध्य पाए जाने वाला जल कोशिकीय जल कहलाता है। देखिए किस तरह ये मृदा के कण हैं। ठीक है, ये आपको दिख पा रहे होंगे, विभिन्न विभिन्न मृदा के कण आपको दिख पा रहे होंगे। तो ये मृदा के कणों के मध्य आपको ब्लू 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 डॉटेड मैंने आपको दिखाया हुआ है। ये जो ब्लू ब्लू डॉटेड है ये क्या है? जल है। ये कहाँ उपस्थित है? ये मृदा के कणों के मध्य उपस्थित है। इसे क्या कहेंगे? केशिकीय जल, यानी मृदा के कणों के मध्य उपस्थित जल को ही केशिकीय जल कहते हैं। और पादप द्वारा केशिकीय जल को ही अवशोषित किया जाता है। मतलब मृदा जल के जो भिन्न भिन्न प्रकार होते हैं उनमें से केवल एक ही प्रकार केशिकीय जल प्रकार का ही जो जल होता है उसी का जो है पादप क्या कर सकता है? अवशोषित कर सकता है। इसके पीछे कुछ रीज़न होगा, उस रीज़न को हम जानेंगे जब इनके दोनों प्रकार और हम पढ़ लेंगे तो इसके रीज़न को हम जान जाएंगे कि क्या रीज़न है कि केशिकीय जल को ही क्या कर सकता है? पादप अवशोषित कर सकता है और अन्य जल को अवशोषित नहीं कर सकता। तो देखते हैं आगे के दोनों पॉइंट्स। दूसरे नंबर का जो मृदीय जल का स्रोत है वो है गुरुत्वीय जल। क्या होता है गुरुत्वीय जल? वह जल जो भूमि के बहुत अधिक नीचे बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है उसे गुरुत्वीय जल कहते हैं। देखिए क्या होता है, जब वर्षा आती है तो वर्षा के दौरान क्या होता है? मृदा द्वारा जल को क्या कर लिया जाता है? अवशोषित कर लिया जाता है। तो जो मृदा द्वारा जल को अवशोषित किया जाता है वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होता है? नीचे आता जाता है। तो यहाँ जब नीचे जब खोखला स्थान जहाँ होता है नीचे बहुत नीचे जाके मृदा में बहुत नीचे जाके खोखला स्थान पाया जाता है, उस स्थान में क्या करता है वो जल जब यहाँ तक आ जाता है तो वो नीचे टपक होते होते एकत्रित हो जाता है। बहुत अधिक मात्रा में क्या हो जाता है? एकत्रित हो जाता है। तो उस जल को क्या कहते हैं? गुरुत्वीय जल। और इसका गुरुत्वीय नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये जो जल है वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे आता है। तो ये समझ में आ गया हमको गुरुत्वीय जल क्या होता है। अब बात आती है गुरुत्वीय जल को क्या पादप अवशोषित करते हैं? तो इसका जवाब होगा नहीं, गुरुत्वीय जल को पादप अवशोषित नहीं करते, क्योंकि गुरुत्वीय जल जो होता है वो इतना नीचे होता है कि पादप की जड़ें पहुंच ही नहीं पाती, इसलिए गुरुत्वीय जल को पादप अवशोषित नहीं कर सकता। अगर मान लीजिए पादप की जो जड़ें हैं वो गुरुत्वीय जल तक पहुंच जाती है तो इस स्थिति में 100% जो पादप की जो जड़ें हैं वो गुरुत्वीय जल को क्या कर सकेगी? अवशोषित कर सकेगी। लेकिन पादप की जड़ें कभी भी गुरुत्वीय जल तक नहीं पहुंच पाती। जैसा कि आपको पता है कि हमारे घर में जो मोटर होती है जो जल को क्या करती है? बाहर निकालती है। किसके माध्यम से? मोटर जो है जल को बाहर निकालती है। तो वो जिस जल को बाहर निकालती है वो जल गुरुत्वीय जल ही कहलाता है। अब इसके बाद हमको दे रखा है आर्द्रताग्राही जल। अब पढ़ेंगे आर्द्रताग्राही जल के बारे में। आर्द्रताग्राही जल वह जल जो मृदा के कणों के अंदर पाया जाता है वह आर्द्रताग्राही जल कहलाता है। देखिए आर्द्रताग्राही जल क्या होता है? जो मृदा के कण होते हैं इन मृदा के कणों के अंदर भी जल पाया जाता है। देखिए ये सभी मृदा के कण हैं और इन मृदा के कणों के मध्य आपको ब्लू ब्लू डॉटेड दिख रहा होगा। ये जो ब्लू ब्लू डॉटेड है ये मृदा के कणों के अंदर उपस्थित जल को प्रदर्शित कर रहा है। तो ये क्या कहलाएंगे? ये इस तरह का जल क्या कहलाएगा? आर्द्रताग्राही जल कहलाते हैं। अब आर्द्रताग्राही जल को क्यों नहीं अवशोषित कर पाती? ये जो जड़ें होती है आर्द्रताग्राही जल को अवशोषित इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि ये जो जड़ें होती है ये कणों के अंदर नहीं जा पाती। ये जल जो होता है आर्द्रताग्राही जल कणों के अंदर उपस्थित होता है, तो जो जड़ें हैं वो कणों के अंदर नहीं जा पाती, इसलिए इस प्रकार के जो जल है इसको वह अवशोषित नहीं कर पाती। इसका जो स्ट्रक्चर है आपको नीचे दिखाया गया है, बनाया गया है, इसमें आप देख सकते हैं। इसमें आपको अच्छे से समझ सकते हैं कि ये पादप है और ये पादप की जो जड़ें हैं इस तरह फैली हुई है ज़मीन के अंदर। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है कि जो जड़ें हैं ये केवल कैपिलरी वाटर वाले क्षेत्र में ही फैली हुई, कैपिलरी यानी केशिकत्व वाले क्षेत्र में ही है। ये किसी मृदा के कण के अंदर नहीं जा रही है,
ये देखिए किसी भी मृदा के कण के अंदर नहीं जा रही है। तो इस परिस्थिति में ये मृदा के कण के अंदर उपस्थित आर्द्रताग्राही जल को तो ग्रहण कर ही नहीं सकती। ठीक है, अब ये किस तरह के जल को ग्रहण करेगी? ये कैपिलरी यानी केशिकत्व जल को ही ग्रहण कर सकती है, जो जड़ें हैं। अब नीचे देखिए यहाँ पे गुरुत्वीय जल को बताया गया है। ये जड़ें हैं, ये मैंने आपको बताया था कि गुरुत्वीय जल इतना नीचे होता है कि जड़ें गुरुत्वीय जल तक पहुँच ही नहीं पाती। अगर पहुँच जाए तो हो सकता है, लेकिन पहुँच ही नहीं पाती, इसलिए गुरुत्वीय जल का भी अवशोषण नहीं कर पाती। अब इसके आगे देखते हैं क्या है। अब हम पौधे में जल अवशोषण करने वाले अंगों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए क्या होता है, जब हम जल को पीते हैं तो हम किसी अंग के माध्यम से यानी मुख के माध्यम से हम जल को पीते हैं और विभिन्न पोषक पदार्थों को भोजन के रूप में हम ग्रहण करते हैं। तो वो भी हम कहाँ से ग्रहण करते हैं? मुख से ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक विशेष अंग है जलीय पदार्थ यानी जल को ग्रहण करने का और पोषक पदार्थों को ग्रहण करने का हमारे पास एक विशेष अंग है। तो उसी तरह क्या होता है, पौधों के पास भी विभिन्न पोषक पदार्थों एवं जल को ग्रहण करने का क्या है? एक विशेष अंग होता है। ठीक है, अब बात आती है कि वो अंग कहाँ उपस्थित होता है। वो अंग पादप की जड़ों में उपस्थित होता है। इसी के बारे में हम यहाँ बात करने वाले हैं कि वो अंग किस किस पादपों में वो अंग होते हैं, किन किन पादपों में वो अंग नहीं होते हैं। जिनमें होते हैं उन अंगों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं आगे कि उनके कितने प्रकार होते हैं, वो उन अंग के डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो निम्न श्रेणी के जो पौधे होते हैं जैसे शैवाल तथा कवकों में जो है जल अवशोषण की कोई विशेष भाग नहीं होते। जो निम्न शैवाल और कवकों में क्या है, जल अवशोषण के कोई भी विशेष अंग और भाग नहीं होते हैं। इनके पादप शरीर की कोशिकाएं ही जल तथा खनिज पदार्थों का अवशोषण करते हैं। देखिए क्या होता है, इनमें जब कोई विशेष अंग भाग ही नहीं होंगे तो ये अवशोषण तो करना पड़ेगा जल का और विशेष पोषक पदार्थों का। तो क्या होता है, इनकी जो कोशिकाएं होती है, पादप शरीर की जो कोशिकाएं होती है, वे कोशिकाएं ही उन पदार्थों का, पोषक पदार्थों का, जल का अवशोषण कर लेती हैं। इनके लिए कोई विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती। ये केवल निम्न वर्गीय पादपों में होता है। पादपों में यहाँ पे हमको एक पॉइंट और लिखाया गया है, इसे आप स्टार डाल के लिख सकते हैं। क्या ब्रायोफाइट में जल अवशोषण के लिए मूलाभास होते हैं। ब्रायोफाइट में जल अवशोषण के लिए मूलाभास होते हैं। उसके बाद उच्च श्रेणी के पौधों में जल अवशोषण के लिए सुविकसित मूल तंत्र होता है। यानी अब हमने देखा कि निम्न वर्गीय जो पौधे निम्न श्रेणी के जो पौधे होते हैं उनमें तो कोई विशेष अंग नहीं होता है और ब्रायोफाइट्स में क्या होता है, मूलाभास होते हैं। और जो उच्च श्रेणी के जो पौधे होते हैं उन उच्च श्रेणी के पौधे में एक विशेष अंग पाया जाता है, एक विशेष मूल तंत्र पाया जाता है जिसके माध्यम से वो जलीय पदार्थ एवं विभिन्न पोषक पदार्थों को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। जल व खनिज पदार्थों का अवशोषण जड़ की संपूर्ण सतह द्वारा नहीं होता। यानी यहाँ बताया गया है कि मूल तंत्र जो होता है वह मूल तंत्र द्वारा क्या होता है, अवशोषण होता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जो जल व खनिज पदार्थों का अवशोषण है वह अवशोषण जड़ की संपूर्ण सतह द्वारा हो। नहीं, वो जड़ की संपूर्ण सतह द्वारा नहीं होता। वे अवशोषण करने वाले अंग जड़ की सतह पर उपस्थित होते हैं, बस उन्हीं के द्वारा ये अवशोषण का कार्य होता है। तो बस उसी के बारे में अब हम पढ़ेंगे। देखिए, जब जड़ में दो प्रकार के भाग होते हैं, कौन कौन से, एक तरुण क्षेत्र और एक परिपक्वन क्षेत्र। जो तरुण क्षेत्र होता है, इस तरुण क्षेत्र से ही हमारे जो विभिन्न पोषक पदार्थ है, जल है, इनका अवशोषण होता है। लेकिन परिपक्वन क्षेत्र से किसी प्रकार का कोई अवशोषण नहीं होता है। क्या रीज़न है? देखिए, परिपक्वन क्षेत्र में क्या है, सुबेरिन एवं लिग्निन की जो परिपक्वन क्षेत्र की जो कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं में सुबेरिन एवं लिग्निन की परत का जमाव हो जाता है। ये जो सुबेरिन और लिग्निन की जो परत है ये जल के लिए क्या होती है, अपारगम्य होती है। इस कारण ये कोशिकाएं क्या है, जल के लिए अपारगम्य हो जाएगी और ये जल को अवशोषित नहीं कर पाएगी। जल इनके अंदर प्रवेश ही नहीं करेगा तो ये अवशोषित किस तरह करेगी। तो देखते हैं, इसमें थ्योरी हमको लिखा रखा है, थ्योरी दिखा रखी है आपको।
कि जल का अवशोषण तरुण क्षेत्र से होता है। जो जल है हमारे पादप में तरुण क्षेत्र से ही, तरुण क्षेत्र को एक युवा क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? युवा क्षेत्र भी कहते हैं। परिपक्व क्षेत्र में पाई जाने वाली कोशिकाओं में काष्ठाबान यानी लिग्निफिकेशन यानी लिग्निन की परत के जमाव के कारण एवं सुबेरिनीकरण यानी सुबेरिनाइजेशन यानी सुबेरिन की परत के जमाव के कारण इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो जल के लिए क्या हो जाती है? अपारगम्य हो जाती है। इस कारण इनकी जो कोशिकाएं होती हैं उनका द्वारा जल का अवशोषण नहीं होता है। अतः साफ साफ लिख सकते हैं कि परिपक्व क्षेत्र जल का अवशोषण नहीं करता है, तरुण क्षेत्र या युवा क्षेत्र ही जल का अवशोषण करता है। तो यह हमारे क्लियर होता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जो तरुण क्षेत्र होता है उस तरुण क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। कौन कौन से? मूल गोप, मूल शीर्ष, दैर्ध्य वृद्धि क्षेत्र, मूल रोम क्षेत्र एवं परिपक्वन अथवा प्रौढ़ क्षेत्र। इस तरह इनको क्या है, जो तरुण क्षेत्र है उसको 5 भागों में बांटा गया है। अब बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर में। हम देखते हैं कि 5 भाग कहाँ कहाँ उपस्थित है और उसके बाद इनके वर्णन देखेंगे। तरुण क्षेत्र का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। देखिए इस तरुण क्षेत्र में ये वाला जो क्षेत्र एरिया होता है, कौन सा? ये वाला जो एरिया होता है, ये जो एरिया होता है इसके ऊपर जो एक आवरण पाया जाता है, ये जो एरिया होता है इसके ऊपर एक आवरण पाया जाता है, उस आवरण को क्या कहते हैं? मूल गोप कहते हैं। यहाँ पर जो इसका आवरण के नीचे जो क्षेत्र पाया जाता है, इस आवरण के नीचे उसे क्या कहते हैं? कोशिका विभाजन क्षेत्र या शीर्ष क्षेत्र। शीर्ष क्षेत्र मैंने बताया था, दूसरे नंबर का जो भाग है वो शीर्ष क्षेत्र है और इस शीर्ष क्षेत्र को ही कोशिका विभाजन का क्षेत्र कहते हैं। अब इस शीर्ष क्षेत्र के यानी मूल गोप इसके ऊपर तक चलेगा, शीर्ष क्षेत्र के ऊपर तक। तो यहाँ जो शीर्ष क्षेत्र होता है, यहाँ जहाँ तक शीर्ष क्षेत्र होता है वहाँ तक मूल गोप आवरण के रूप में होता है। अब इस शीर्ष क्षेत्र के ऊपर दैर्ध्य वृद्धि क्षेत्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है? दैर्ध्य वृद्धि क्षेत्र पाया जाता है। इस दैर्ध्य वृद्धि क्षेत्र के ऊपर मूल रोम पाए जाते हैं जो क्या करते हैं? जल का अवशोषण करने वाले जो भाग है वो ये है। ध्यान रखना, जल का अवशोषण करने वाला भाग कौन सा है? ये है। तो फिर ये क्या काम किया? देखिए मूल गोप तो क्या होता है? मूल शीर्ष पर आवरण का कार्य करता है और मूल शीर्ष क्या करता है? इस जड़ की वृद्धि करता है, क्योंकि यहाँ विभाजनशील कोशिकाएं पाई जाती है जो विभाजन करके इस जड़ की वृद्धि करने का कार्य करती है। और दैर्ध्य वृद्धि क्षेत्र क्या होता है? इस जो जड़ है ये मूल है, इस मूल की लंबाई को बढ़ाने का कार्य कौन करता है? दैर्ध्य वृद्धि क्षेत्र करता है। और यहाँ मूल रोम पाए जाते हैं और मूल रोम क्या करते हैं? जल का अवशोषण किस क्षेत्र में होता है? मूल रोम द्वारा होता है और मूल रोम हजारों की संख्या में पाए जाते हैं। और यहाँ पे ये वाला क्षेत्र जो होता है ये क्या कहलाता है? परिपक्वन क्षेत्र, जहाँ से जल का अवशोषण बहुत ही ऐसा कह सकते हैं नहीं होता, नगण्य मान सकते हैं, बहुत कम या नगण्य मान सकते हैं कि वहाँ जल का अवशोषण नहीं होता। ठीक है, जल का अवशोषण क्या है? कुछ स्थानों पे ये जो लिग्निफिकेशन या फिर लिग्निन की और सुबेरिन की, जो मैंने आपको पीछे बताया था कि लिग्निन की और सुबेरिन के आवरण जमा हो जाता है, जो परत जम जाती है जिसके कारण ये अवशोषित नहीं कर पाते। लेकिन कुछ स्थानों पे ये परत इतनी पतली या टूटी हुई होती है तो वहाँ से बहुत कम मात्रा में अवशोषण हो जाता है। तो उसे नगण्य भी मान सकते हैं और कह भी सकते हैं कि बहुत कम मात्रा में क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं। अब देखते हैं इसके बारे में। देखिए सबसे पहले लिखा हुआ मूल गोप, यह मूल का शीर्षस्थ भाग है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, ये शीर्षस्थ भाग है और ये इसके ऊपर आवरण के रूप में पाया जाता है और ये सबसे ऊपर ही पाया जाता है। ये ऊपर वाला भाग होता है, मतलब यहाँ पर ये मूल गोप ही होता है लेकिन आगे इसके आवरण के रूप में पाया जाता है और फिर इसके नीचे मूल शीर्ष पाया जाता है। यह फिर उसके बाद दिखाया है जो मूल के वृद्धिकारी शीर्ष को रक्षात्मक आवरण प्रदान करता है। ये मूल के वृद्धिकारी शीर्ष, मूल शीर्ष जो है वृद्धिकारी शीर्ष है जो क्या करता है? मूल के वृद्धि प्रदान करता है। जो मूल शीर्ष होता है वही मूल की वृद्धि करता है, तो उसके ऊपर ये क्या करता है? आवरण के रूप में होता है। फिर उसके बाद है मूल शीर्ष, यह जड़ का उपांत्य क्षेत्र है। उपांत्य क्षेत्र से हमारा क्या तात्पर्य है?
उपांत्य क्षेत्र से तात्पर्य है कि जस्ट इसके नीचे वाला, मतलब सेकंड लास्ट हम कह सकते हैं, सेकंड लास्ट तो कैसे कहेंगे, सेकंड नंबर का जो क्षेत्र होता है जस्ट उसके नीचे वाला, उसे उपांत्य कहते हैं। देखिए आपने केमिस्ट्री में 11th क्लास में पढ़ा होगा उपांत्य कोश, यानी जो बाह्य कोश होता है उसके जस्ट अंदर वाला जो कोश होता है उसे ही क्या कहते हैं, उपांत्य कोश। इसी तरह यहाँ पे है कि बाह्य जो मूल गोप वाला शीर्ष है उसी के जस्ट नीचे, उसी के जस्ट बाद पाए जाने वाला ये शीर्ष है, इसलिए उसे उपांत्य कहा गया है। यानी दूसरे नंबर पे जो चीज़ पाई जाती है उसे उपांत्य उपाधि दे सकते हैं, इसलिए इसे कहा गया है यह उपांत्य वाला भाग है जड़ का। फिर उसके बाद हमारा लिखाया गया है जिसकी कोशिकाएं विभज्योतकी एवं विभाजनशील होती हैं, इसके कोशिका विभाजन का क्षेत्र भी कहते हैं। अभी मैंने आपको ऊपर बता भी दिया कि इसे कोशिका विभाजन वाला क्षेत्र कहते हैं। मूल की वृद्धि इसी क्षेत्र में होती है। देखिए मूल की वृद्धि इसी क्षेत्र से इसलिए होती है क्योंकि यहाँ कोशिका विभाजन वाला क्षेत्र, कोशिका विभाजनशील कोशिकाएं पाई जाती है। अगर वो विभाजित होती रहेगी और तो कोशिकाओं में वृद्धि होती रहेगी, और कोशिका में वृद्धि होती रहेगी तो इसकी जो आकृति है, इसका जो आकार है उसमें भी वृद्धि होगा। उसके बाद हम नीचे देखते हैं द्विदलीय वृद्धि क्षेत्र। यह मूल शीर्ष के ठीक पीछे पाया जाता है। देखिए यह मूल शीर्ष यहाँ कंप्लीट होता है तो उसी के जस्ट पीछे क्या पाया जाएगा, द्विदलीय वृद्धि क्षेत्र। ठीक है, तो क्या लिखा है, द्विदलीय वृद्धि क्षेत्र यह मूल शीर्ष के ठीक पीछे पाए जाने वाला भाग है। जड़ की लंबाई इन्हीं कोशिकाओं की वृद्धि के कारण होती है। मतलब द्विदलीय वृद्धि क्षेत्र में जो कोशिकाएं पाई जाती है उन कोशिकाओं में वृद्धि के कारण जड़ की लंबाई होती है। तो ऐसा भी कह सकते हैं जड़ की लंबाई किस पर निर्भर करती है, द्विदलीय वृद्धि क्षेत्र पर निर्भर करती है। इस तरह इसकी ये थ्योरी है। उसी के आगे हमको रोम वाले क्षेत्र की, यह द्विदलीय वृद्धि क्षेत्र के पीछे होता है। वह इस क्षेत्र में हजारों मूल रोम होते हैं। जड़ का यह भाग जल का अवशोषण करने वाला प्रधान भाग होता है। ठीक है, वापस ऊपर लेते हैं। देखिए जो मूल रोम क्षेत्र होता है ये कहाँ स्थित होता है, द्विदलीय वृद्धि क्षेत्र के जस्ट पीछे स्थित होता है। और ये क्या करता है, ये जल का अवशोषण करने वाला प्रमुख भाग होता है, या फिर यही जल का अवशोषण करता है। ठीक है, यही जो मूल है, मूल में यही अंग होता है जल एवं विभिन्न पोषक पदार्थों का क्या करता है, अवशोषण करता है। तो इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि यह क्या होता है। अब हम पढ़ते हैं परिपक्वन क्षेत्र। परिपक्वन क्षेत्र या फिर इसे प्रौढ़ क्षेत्र भी कहते हैं। यह मूल का परिपक्व भाग है। इसकी कोशिकाओं में काष्ठाबान एवं सुबेरिनीकरण के कारण जल अवशोषण का कार्य कम करता है। मतलब मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें क्या होता है, सुबेरिन और लिग्निन की जो है आवरण परत का निर्माण हो जाता है, जिसके कारण इसकी जो कोशिकाएं होती है वो जल के लिए क्या हो जाती है, अपारगम्य हो जाती है और वो जल का अवशोषण नहीं कर पाती। मैंने बताया था कि कुछ कुछ स्थानों पे वो टूटी हुई और बहुत पतली होती है, इस कारण वो क्या करती है, वो कम मात्रा में, बहुत कम मात्रा में जल का अवशोषण कर लेती है, या फिर नगण्य भी कह सकते हैं, लेकिन उसको कहेंगे बहुत कम जल का अवशोषण ये कार्य करती है। तो फ्रेंड्स इसी क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करना, क्योंकि फ्रेंड्स जब आप लाइक करते हैं तो हमको एक एनर्जी मिलती है, आपको पढ़ाने का एक हमको उत्साह मिलता है। इसीलिए फ्रेंड्स अगर ये वीडियो अच्छा लगे, ये लेक्चर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करना। फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर में, इसी का सेकंड पार्ट में मिलेंगे अब आपसे।